चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इसके बारे में जो है वो हम लोग ये चैप्टर देख रहे थे कि जिसमें कल के वीडियो में हमने अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं प्रॉपर वो हमने समझा था, उसका मीनिंग समझा था, उसका नेचर हमने समझा था और अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हमने देखे थे, बरोबर ना। आज आज उस चैप्टर का हमें अलग से पॉइंट देखना है, जो पॉइंट है हमारा कॉजेस कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने कल भी ये पॉइंट समझा था कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बाकी की कंट्री से ज़्यादा है ना। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है उसके कुछ रीजंस हमें समझने हैं यहाँ पर। जब हमारी कंट्री में आज़ादी मिली थी ना, है ना, जब इंडिपेंडेंस मिला था 1947 के बाद, तो 1950 के आसपास 1950 के आसपास जो है वो जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट चेक की गई थी, तब उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 53 लाख के आसपास थी। कितनी? 53 लाख। इतने लोग इंडिया में बेरोजगार थे। आगे के पाँच पाँच सात सालों में, उसके बाद के ही 5-7 सालों में ही वो नंबर बढ़ के 300 लाख के आसपास हो गया। कितना? 300 लाख। 50 लाख से 300 लाख, 5-7 सालों में ही जो है वो 6 गुना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। उसके दूसरे कुछ सालों में ही जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट 350 लाख के आसपास हो गई, बराबर। आज़ादी के 15 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट 350 लाख के आसपास थी। मतलब पूरे इंडिया में 350 लाख के आसपास लोग बेरोजगार थे, और वो भी फुल्ली अनएम्प्लॉयड। कल हमने टाइप्स देखे थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगेज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब देखे थे, वो नहीं, फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो इस नंबर से भाई जनरली हमें पता चलता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, और सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं नहीं कर रही, उसे रोकने का काम कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का काम कर रही है, लेकिन वो बहुत स्लो रेट में है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा किस वजह से है, अगर उसके कुछ बेसिक रीज़न समझे ना, तो उसमें सबसे पहला ही रीज़न आता है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी उतनी ही है। पॉपुलेशन के बारे में हमें तो ध्यान ही है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि शायद कुछ सालों में हम पहले नंबर पे भी आ जाएं, और पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आना वो अच्छी बात नहीं रहती। सही बात है ना। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि एक अंदाजा कहा जाता है यहाँ पर हर साल 1.70 करोड़ के आसपास जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। हर साल 1.25 करोड़, 1.70 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बढ़ती है। इतनी पॉपुलेशन तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की अकेले एक पूरे देश की पॉपुलेशन है। पूरे देश की पॉपुलेशन इतनी है, उतनी पॉपुलेशन तो यहाँ पे हर साल बढ़ती जाती है, बरोबर है ना। कि यहाँ पर ऐसे समझो कि भाई हर साल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश नया नया बनता जा रहा है, ऐसे हम कह सके तो भी गलत नहीं है। तो फिर जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में उतनी नौकरियां नहीं बढ़ रही, उतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, बरोबर ना। कि यहाँ पर समझो ग्रेजुएशन के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी जो है वो हर साल इतने लोग पास होके बाहर आते हैं। भाई अप्रोक्सीमेट उसका भी अंदाजा कहा जाता है, हर साल 70 लाख से ज़्यादा पीपल जो है वो पास होकर बाहर आते हैं हर साल। और इतनी 70 लाख नई नौकरियां सरकार या प्राइवेट कंपनियां तैयार कर पाती नहीं है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में जो है वो उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसकी वजह से भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, बरोबर ना। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला रीज़न यही आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में हो तो सीधी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी कंट्रोल में आ सकती है। अगर कम पॉपुलेशन हो तो उतनी नौकरियां तो यहाँ पर तैयार होती है ना। जो मैंने अंदाजा बताया ना, हर साल 70 लाख पीपल जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अब उन्हें नौकरी करनी है, लेकिन नौकरियां हर साल नहीं बनती है, खाली 10 से 20 लाख के बीच में। तो 50 लाख लोग हर साल तो बेरोजगार ही रहते हैं ना फिर, बरोबर ना। और अगर ये पॉपुलेशन शायद कम हो, कि अगर लोग भी 10-20 लाख ही हो, तो नौकरियां भी उतनी ही तैयार हो पाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कर सकते हैं ना। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का पहला रीजन पॉपुलेशन आता है। दूसरा रीजन कहें तो स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये भी जो मैंने इनके साथ बताया कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किससे क्रिएट होती है? तो कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट से। कंट्री के ग्रोथ या डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पर जैसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हर साल ग्रोथ रेट 10% से अप होना चाहिए।
ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? 10% से अप। मतलब हमारी कंट्री आज जिस कंडीशन में है, अगले साल 10% ज़्यादा उसकी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। जितनी देश की नेशनल इनकम है, अगले साल 10% ज़्यादा। जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, अगले साल 10% ज़्यादा। बरोबर ना? हर चीज़ में जब 10% का ग्रोथ रेट मिलेगा ना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। और हमारे यहाँ पर कैसा है पता है? जब आज़ादी मिली थी, तब ग्रोथ रेट 3% के आसपास था सिर्फ। कितना? 3%। ज़रूर थी 10% के आसपास, और ग्रोथ रेट खाली 3% का था हर साल का, जो बहुत कम था। इतने सालों बाद भी आज के टाइमिंग में भी ग्रोथ रेट जो है वो 6 to 7% के आसपास ही बैठता है। 6 to 7% ही ग्रोथ रेट है। तो अगर ग्रोथ रेट कम है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाती। भाई ग्रोथ रेट नहीं है तो ओवरऑल पूरी कंट्री की ग्रोथ नहीं होती, हर सेक्टर की ग्रोथ नहीं होती, और इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर उतनी ज़्यादा नौकरियाँ तैयार नहीं होती है। बरोबर ना? अगर ग्रोथ रेट हो तो बेसिक एग्जांपल दूं, अगर हर किसी की ग्रोथ रेट हो ना, तो समझो कोई एक कंपनी चल रही है, वो अगले साल जो है उसकी ग्रोथ की वजह से भी जो है वो अगले साल नई ब्रांच शुरू करेगी, और जहां नई ब्रांच शुरू होगी तो वहां हजारों लोगों को नई नौकरियां भी तो मिलेगी ना। बरोबर ना? ये तो एक कंपनी का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स कहो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर कहो, हर चीज में ग्रोथ रेट होगी जब पूरी कंट्री का जो है वो ग्रोथ होगी तो। और हर चीज में ग्रोथ होगी तो नई नई नौकरियां भी लोगों को मिलेगी। जो ग्रोथ रेट यहाँ बहुत कम है, 10% की नीड और 7% के आसपास हम लोग चल रहे हैं, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ना, ये तो उसका एक रीजन माना ही जा सकता है ना। बरोबर ना? या दूसरा कहो तो लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, देखो कितनी बार ऐसा होता है कि चलो अनएम्प्लॉयमेंट में जो है भाई लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, ठीक है नौकरियां नहीं मिल रही तो लोग जो है वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बरोबर ना? अगर नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, लोग जो है वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए जो है वो पर्टिकुलर कैपिटल चाहिए ना, पर्टिकुलर जो है वो मनी चाहिए ना, अमाउंट चाहिए कि नहीं, तो वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे ना। और यहाँ पर कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस राइज की वजह से एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो पाते हैं कि जनरल पीपल, जो आम इंसान होता है, उसके पास सेविंग रहता नहीं है। ना सेविंग रहती है, ना उनके पास कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है। भाई बचत रहती है कि भाई वो कहीं इन्वेस्ट करें, कहीं जो है वो अपना बिजनेस शुरू करें। वो ग्रोथ रेट बहुत कम है यहाँ पर भी, है ना? लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात, सिंपल सा भाषा में हम लोग यही कहते हैं ना कि भाई जिसकी जो है वो समझो पहले पगार जो है वो 15,000 थी, खर्चा उसमें 12,000 होता है, सेविंग 3,000 ही। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई पगार जो है वो 18,000 ही हो गई और खर्चा हो गया भाई उल्टा 17,000, तो अब सेविंग 1,000 की बचती है। पहले के कंपैरिजन में सेविंग कम, और वो सेविंग भी जो है वो अक्सर कोई ना कोई सडन सिचुएशन में खर्च हो जाती है। आम इंसान के लिए ऐसा ही होता है। तो ना उनके पास सेविंग है, ना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे क्रिएट करें, ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करें? सही बात है ना? तो इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। अगर लोगों के पास अपना पैसा हो तो भले बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कर सकते हैं ना, लेकिन वो हर पर्सन नहीं कर पाता। हर पर्सन के पास इतनी सेविंग, इतनी इन्वेस्टमेंट, या बाहर से जो लोन वगैरह मिलती है उतनी भी नहीं मिलती। ना ही गवर्नमेंट जो है वो इतनी जल्दी से लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। बरोबर ना? यहाँ इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि लोग लोन खरीदने की कोशिश ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं कि लोगों के पास अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी टाइम या पैसे नहीं होते, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। और इसके बाद अगर कहो तो इसके बाद का पॉइंट आता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, देखो कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन करने की दो मेथड होती है, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा ये कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो कहलाता है कि जहाँ पर जो भी प्रोडक्शन करना हो, जो भी कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट तैयार करना हो, वो लेबर्स के थ्रू, मैन पावर के थ्रू, लोगों के थ्रू जो है वो तैयार किया जाता हो, तो वो लेबर इंटेंसिव कहलाता है। कि जैसे अगर कोई शूज़ बनाने की कंपनी है तो वहाँ पर जो शूज़ तैयार किए जाते हो ना, मशीन से नहीं, लोग तैयार करते हैं, हैंडमेड, हाथों से खुद जो है वो तैयार कर रहे हैं, या मशीन का कम से कम यूज़ होता है, वो लेबर इंटेंसिव कहलाता है। मशीन का यूज़ कम, लोगों का यूज़ ज़्यादा, वो लेबर इंटेंसिव। और दूसरा एक आता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों से कम मशीनों से ज़्यादा काम करवाते हो। वही शूज़ बनाने की कंपनी है जहाँ लोगों की ज़रूरत नहीं है, हाथ से नहीं बनाने, मशीनों में खुद ब खुद जो है वो शूज़ बनते जाएंगे।
बरोबर। तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगी, ऐसा कहो। ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी और सब चीज़ें मशीनों से होने लगी, तो लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे ना, बराबर ना, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। पहले शूज़ बनाने की कंपनी थी ना, तो शूज़ बनाने के लिए कंपनी में जो है वो 100 लोगों को रखा हुआ था। 100 लोगों को रखा हुआ था जो खुद हाथ से जो है वो शूज़ बनाते थे, तो 100 लोगों को पगार भी तो मिलती थी ना, उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलता था ना। लेकिन अब मशीन आ गई, अब वहाँ पर जो है वो मशीन में शूज़ बनते हैं, तो 100 की जगह खाली जो है वो 5 लोगों को वहाँ रखा हुआ है जो मशीन चलाते हैं, बराबर। 100 में से खाली 5 लोग, जो मशीन चलाने के लिए लोग तो चाहिए ना, तो 100 में से 5 को ही रखा, बाकी 95 को निकाल दिया गया। तो सोचो, जो 95 को निकाल दिया गया वो तो बेरोजगार हो गए ना, बरोबर ना। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की वजह से, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा बहुत जगह होता है। आज के टाइम में हर एक नया काम भी कोई शुरू होता है तो मशीनों से शुरू होता है, तो लोगों की कम ज़रूर पड़ती है। जहाँ फैक्ट्रियों में 100 लोगों की ज़रूर हो, वहाँ मालिक कहता है कि नहीं भाई 10 लोगों से भी काम हो जाएगा, तो फिर बाकी के 90 को नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है ना ये, कि हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके लिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव होनी ही नहीं चाहिए, या बहुत कम होना चाहिए। जबकि उल्टा है, यहाँ कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है और लेबर इंटेंसिव बहुत कम है। इनकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती रहती है। या दूसरा रीज़न अगर कहो तो लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये भी सीधी सी बात है कि एजुकेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो समझो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। भाई प्रॉपर एजुकेशन हो ना कोई पर्सन के पास, वो भी प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, तो उसकी वजह से इंसान बाहर जाकर खुद अपना काम कर सकता है या कहीं पर अच्छी खासी नौकरी ढूंढ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में इतना लैक है, इतनी कमियां हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट थियरिकल नॉलेज ही दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई भी नाम नहीं। या प्रैक्टिकल नॉलेज समझो तो खाली नाम का जो है वो दिया जाता है, रियल प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलनी चाहिए वो नहीं है, उसे वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। इसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर एमबीए किए हुए पर्सन भी बाहर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जिन्होंने मैनेजमेंट किया है, एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद भी वो बाहर जाकर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते और ना कहीं जो है वो नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खाली थियरी पढ़ के जो है वो पास हो गया एमबीए, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास ज़ीरो है। तो ये जो है वो कितनी बड़ी कमी कहलाती है कि जो लोग इतनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, मास्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाहर जाकर वो अपना एक खुद का काम ना शुरू कर सके, तो वो पढ़ाई किस काम की। सही बात ना। इससे अच्छा तो भाई कोई मैकेनिक की शॉप पे जो है वो 4 महीने मैकेनिक का वर्क सीख कर वो अपना गैराज खोल कर बैठ जाता है, कम से कम वो वहां पर काम तो करेगा ना, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट तो खुद क्रिएट करेगा कि नहीं, बरोबर ना। वो 4 महीने प्रैक्टिकल सीख कर जो है वो अच्छा खासा अपना गैराज खोलकर बैठ जाएगा, लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 साल स्टूडेंट सीखने के बाद भी वो अपना गैराज या अपनी शॉप नहीं खोल सकता है, इतनी उसके पास ट्रेनिंग नहीं होती, बरोबर ना, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है कि नहीं। तो ये वोकेशनल एजुकेशन की वजह से ऐसे लोग ही यहाँ पर क्रिएट नहीं होते कि जो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर सके, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है उसकी वजह से। समझ आ रही है ना बात। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूर है, जो बहुत कमी है। यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई जाती है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स भी आज भी पुराने ज़माने की है। लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन्स आ चुके हैं सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन आज भी बुक्स में जो है वो 10 साल पुराने सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो जो वो पढ़कर पास होते हैं वो बाहर जाकर न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे काम कर पाएंगे, बरोबर ना। कॉलेज में वो पुराना अगर सॉफ्टवेयर पुराना कोर्स पढ़ाएंगे, तो बाहर जाकर कंपनी में जब जॉब करेंगे तो नए सॉफ्टवेयर में काम करना उन्हें आएगा, या वो अपना बिजनेस कुछ शुरू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कंपनी मना कर देती है आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको हम जॉब कैसे दें, और उन्हें सिखाया ही नहीं है तो वो जॉब ले कैसे फिर, बरोबर ना। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन वो अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न बन जाता है कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो ना उनके पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक दूर हो सकती है, जो यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है। दूसरा कहो लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, यहाँ गवर्नमेंट जो है वो मैन पावर प्लानिंग नहीं करती। यहाँ के ह्यूमंस के ऊपर, लोगों के ऊपर जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं है।
प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या कि जैसे देखो सरकार को ऐसा करना चाहिए, एक मेथड बता रहा हूँ, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, तो भाई हमारे यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स की कमी है, एक एग्जाम्पल कि अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, तो सरकार को पूरे इंडिया में ऐसे प्रोग्राम, ऐसी स्कीम शुरू करनी चाहिए कि जहाँ पर डॉक्टर की बेस्ट ट्रेनिंग लोगों को मिले। स्कूल कॉलेजेस में डॉक्टर के कोर्सेज जो है वो शुरू करने चाहिए, और वो कोर्सेज भी सस्ते में शुरू करने चाहिए। आजकल फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग पढ़ते ही नहीं है डॉक्टरी, है ना, बहुत कम जाते हैं फिर। तो अगर यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो सरकार को ऐसा करना चाहिए ना कि भाई डॉक्टर की फ़ीस कम कर दें, मेडिकल एजुकेशन की फ़ीस कम कर दें, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें कि जिसकी वजह से कॉलेज में पढ़ने के बाद एक अच्छे डॉक्टर्स जो है वो तैयार हो सके, जो बाहर जाकर अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल शुरू कर सके और देश के लिए कुछ करें। बराबर, ऐसी प्लानिंग सरकार को करनी है, जबकि वो प्लानिंग सरकार करती है बिल्कुल भी नहीं। ये मैन पावर प्लानिंग ऐसे कहते हैं। अब सपोज डॉक्टर की जगह यहाँ पर इंजीनियर्स की जरूरत है, एक एग्जाम्पल, या तो अच्छे लॉयर्स की जरूरत है, अच्छे अकाउंटेंट्स की जरूरत है, तो उनके लिए सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए ना कि यार यहाँ पर इन इन लोगों की कमी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वो सरकार कुछ भी नहीं करती। सरकार जो है वो सीधा बस एजुकेशन सिस्टम जैसा चल रहा है वैसे जो है वो चलने देती है। और अगर कुछ लोग जो है वो प्रॉपर रेडी हो भी जाते हैं, समझो कोई डॉक्टर्स की यहाँ पर कमी है और कोई डॉक्टर ने भले लाखों रुपए फीस भरकर अच्छी खासी जो है उसने स्टडी कर ली, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले ली, बरोबर ना, अच्छी खासी जो है वो उसने डॉक्टरी कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर सरकार उनके साथ ऐसा ट्रीट करती है कि भाई वो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके साथ सही बिहेवियर नहीं होता, सही उन्हें पगार नहीं मिलती। जो लोग लाखों डॉलर, लाखों जो है वो रुपए खर्च करके अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग सीधा एक काम करते हैं कि इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं कि इतनी पढ़ाई की, इतने पैसे खर्च किए, इतनी हमने प्रैक्टिकल नॉलेज ली और इंडिया में तो कोई रिस्पेक्ट मिल नहीं रही, छोड़ो हम बाहर जाकर काम करेंगे। तो जो इंडिया में इतने ग्रेट पर्सन होते हैं वो लोग इंडिया को फ़ायदा नहीं देते, वो चले जाते हैं बाहर और उन देशों को उनका फ़ायदा मिलता है। ये मैन पावर का फ़ायदा जो यहाँ मिलना चाहिए वो वहाँ मिलता है, ये गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं करती, ये मैन पावर प्लानिंग नहीं है सरकार की, बरोबर ना। तो ऐसी प्लानिंग अगर हो ना तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक दूर हो सकती है, लेकिन ये प्लानिंग नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती जाती है। यहाँ पर ऐसे लोग ही नहीं बनते कि जो लोग जो है वो देश के लिए कुछ करें या बेरोजगारी दूर कर सके, बरोबर ना। ये एजुकेशन सिस्टम एंड मैन पावर प्लानिंग दोनों कनेक्टेड है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, प्रॉपर सरकार की प्लानिंग नहीं है, इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। पहले के टाइम में क्या होता था पता है, जब ब्रिटिशर्स और वो सब यहाँ पर आते थे ना, ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ पहले जब यहाँ पर आते थे, तो यहाँ का जो गोल्ड होता था, यहाँ का जो सोना वगैरह होता था, वो यहाँ पे लोग यूज़ नहीं करते थे। यहाँ के लोगों को उसकी कीमत ही नहीं थी, ऐसे समझो। भाई इतने रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, गोल्ड जैसी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, उन्हें कोई पता ही नहीं था। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो यहाँ का गोल्ड अपने वहाँ ले जाते थे और उन गोल्ड का वो वहाँ पर बेस्ट यूज़ करते थे, बरोबर ना। यहाँ के लोगों को उसका यूज़ करना नहीं आता था ना, गवर्नमेंट प्लानिंग करती थी। इस सिस्टम को पहले के टाइम में ड्रेन ऑफ गोल्ड कहते थे, ड्रेन ऑफ गोल्ड। यहाँ का गोल्ड वो बाहर ले जाते। और आज के टाइम में क्या होता है पता है, आज के टाइम में गोल्ड नहीं, हमारे इंडिया के जो भी होशियार लोग हैं ना, जो टैलेंटेड पीपल हैं, इन सब लोगों को जो है वो बाहर के देश के लोग अब खींच कर ले जाते हैं। आपने अच्छी पढ़ाई की है ना, इंडिया छोड़ो, आप यहाँ पे आकर काम करो, हम आपको अच्छी जॉब देंगे, हम आपको अच्छी पगार देंगे, अच्छा घर देंगे। तो लोग जो है वो यहाँ इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसे आज के टाइम में कहा जाता है ड्रेन ऑफ ब्रेन, ड्रेन ऑफ ब्रेन। हमारे यहाँ इंडिया का दिमाग, इंडिया का टैलेंट, इंडिया की स्किल बाहर के देश के लोग ले जाते हैं और यहाँ पे वो टैलेंट स्किल मिलता नहीं है, यहाँ के लोग बेरोजगार रह जाते हैं। समझ आ रही है ना बात। तो ये भी जो है वो बेरोजगारी का एक रीज़न आता है। या कहो इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारे इंडिया में आज भी जो है वो ये लोगों का माइंडसेट है कि यार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कितने लोग वो सिर्फ वही चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी में सेफ्टी ज़्यादा है, बरोबर ना, पेंशन वगैरह अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं वो। तो कितने सारे लोग ये चाह रहे हैं वो ज़िंदगी भर बेरोजगार बैठे रहेंगे लेकिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे इंडिया में। वो कहेंगे नहीं मुझे तो सरकार में ही नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी मुझे नहीं करनी है, ऐसा। और सरकार जो है वो इतनी नौकरियां तैयार करती है। इसमें भी वही बात आती है कि हर साल लाखों लोग चाहते हैं कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिले। जब सरकारी बैंक में, सरकारी ऑफिसेज में, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट वर्क में, जब जो है वो क्या कहते हैं,
जॉब के लिए एप्लीकेशन शुरू होते हैं ना, तो एक नहीं लाखों लोग एक साथ एप्लीकेशन दे देते हैं। जरूर होती है सरकार को खाली 100 लोगों की, और लाखों लोग एप्लीकेशन दे देते हैं। तो 100 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी के लोग तो एक तरह से बेरोजगारी ना। हाँ, ये रेशियो बहुत बड़ा है। हाँ, 100 और लाख का रेशियो है ये, और रियली है। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो प्रॉपर एफिशिएंट नहीं है। प्रॉपर जो है वो लायक नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी दें, बरोबर ना। और प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले बहुत कम, और प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम में अच्छे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करते हैं, बरोबर। प्राइवेट सेक्टर में आज भी ऐसा माना जाता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो पगार कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं। सरकारी नौकरी में जो है वो ये काम कम होता है, पगार अच्छी होती है, बरोबर। तो इसकी वजह से भी जो है वो बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसमें अगर हमारे स्कूल का ये एग्जाम्पल देना, स्कूल का एग्जाम्पल, ऐसे ही एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस है ना, वहाँ पर प्रोफेसर्स की अगर पगार देखो, प्रोफेसर टीचर्स की पगार देखो, तो प्राइवेट के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में उनकी पगार 5 से 10 गुना ज़्यादा है। नॉर्मल अगर कहूँ ना, तो प्राइवेट स्कूल में कोई 10th और 12th में पढ़ाने वाला टीचर, कितने स्कूलों में उन्हें खाली महीने की 5,000 पगार दी जाती है, जबकि सरकारी स्कूल में वही टीचर पढ़ाते हो ना, तो उन्हें 50,000 पगार दी जाती है। फर्क देख रहे हो, 10 गुना ज्यादा, बाबा। इसीलिए ये खाली टीचर्स में नहीं, हर फील्ड में ऐसा होता है। हर फील्ड में ऐसा है कि जहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए इसीलिए लोग भागते हैं कि भाई इतनी अच्छी पगार मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना लायक नहीं है जो इतनी सारी जॉब क्रिएट कर सके। तो इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। समझ आ रही है बात? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। या दूसरा रीज़न अगर हम कहें तो वो आता है नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। नेग्लिजेंस टुवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पॉइंट हमने पॉवर्टी में भी देखा था, पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी था। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ का मेन सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर को साइड में कर दिया, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगे, और मेन जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पर आज भी एग्रीकल्चर में प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी बहुत कम फार्मर यूज़ करते हैं। आज भी जो है वो ये हाथ से सब चीज़ें होती हैं, नए नए टूल्स का यूज़ बहुत कम होता है, बराबर ना। तो इनकी वजह से जो है, अगर एग्रीकल्चर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है ना, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितनी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में क्रिएट होनी चाहिए उतनी नहीं होती। एक एक सर्वे ऐसा कहता है कि अगर एग्रीकल्चर पे खाली ध्यान दिया जाए ना, खाली एग्रीकल्चर की प्रॉपर ग्रोथ की जाए ना, तो हमारे यहाँ पे 90% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। ये एक सर्वे कहता है, ये रियल सर्वे है कि खाली एग्रीकल्चर के ऊपर अगर सरकार ध्यान दे और उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ करे ना, खाली एग्रीकल्चर की, 90% अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, इतना एग्रीकल्चर में फ़ायदा है। लेकिन सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती। सरकार ने एक बार खाली जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था, लेकिन वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा भी देश के हर शहर में हर किसानों को नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे कुछ कुछ प्लेसेस पर जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा मिला, बाकी के एरियाज़ में तो आज भी वो लोग जो है वो बेरोज़गार हैं, या उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिलता, या तो वो अनएम्प्लॉयड है या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उनकी। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितना काम करना चाहिए उतना नहीं। एग्रीकल्चर में सीज़न वाइज वो लोग काम करते हैं, बारिश की सीज़न होती है तो उनको काम मिलता है, बाकी के 8 महीने किसान बेरोज़गार बैठे रहते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है ना, लेकिन नहीं ध्यान देते तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बन जाता है। आ रही ना बात समझ में? और इनके बाद आता है लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स मीन्स वर्कर्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में यहाँ पर हर जगह पर इक्वालिटी नहीं है, और इक्वालिटी ना होने की वजह से जहाँ पर जो पर्सन की ज़रूर हो ना, वहाँ पर वो प्रॉपर पर्सन पहुँच पाता नहीं है। ठीक है ना, वो उसके बहुत सारे सोशल रीजन्स हैं, इकोनॉमिक रीजन्स हैं, ऐसे बहुत रीज़न हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं कुछ, कि समझो हमें जो है वो अच्छे नेता की ज़रूरत है, ऐसे ही बेसिक एग्जांपल, अच्छे नेता की ज़रूरत है। उस नेता को जो है वो दिल्ली में होना चाहिए, एक यंग यंग टैलेंटेड कोई नेता हो वो दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन वो नेता बैठा हुआ है महाराष्ट्र में, बरोबर ना। महाराष्ट्र में वो अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने घर के ही कामकाज में पूरा है, ठीक है। और वहाँ दिल्ली जाने के लिए तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब जो है वो कितने सारे लोगों को जब बाहर जाने का मौका मिलता है ना, तो उनके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम की वजह से मना कर दिया जाता है।
आज भी कितने सारे जो है वो घरों में ऐसा होता है कि आपको जॉब मिल रही है तो अपनी सिटी में करो, दूसरी सिटी में जाकर जॉब करनी है ना, घर वाले मना कर देते कि नहीं भाई वहाँ नहीं करनी है। आपके घर में भी ऐसे किस्से होते होंगे, होते हैं ना ऐसे बेसिक किस्से, कि आपने पढ़ लिख लिया, अच्छी खासी जो है वो पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब आप गुजरात में हो लेकिन आपको जॉब मिल रही है दिल्ली में, तो घर वाले मना कर देते कि नहीं भाई वहाँ जाकर थोड़ी रहना है अकेला, आप हमारे परिवार के साथ रहो, भले यहाँ कम कमाओ पर यहाँ पे रहो। ये सोच वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। फिर कम कमाओ का मतलब क्या, वो जब जब जो है वो इंसान टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसे बाहर जाने की परमिशन होनी चाहिए ना, बरोबर ना। ये तो एक रीज़न है जो बेसिक हर घर में रीज़न होता है, या दूसरे भी बहुत सारे ऐसे रीज़न है कि जिससे मोबिलिटी नहीं होती, पर्सन एक ही जगह टिका रहता है, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पहुँच पाता नहीं है। जो एजुकेटेड पर्सन हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उन्हें ध्यान है कि यार गांव में कंडीशन ख़राब है, वहाँ जाकर कुछ वर्क करना चाहिए। फिर भी अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन भी गांव को नेग्लेक्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम गांव में जाकर क्यों काम करें, उल्टा गांव के लोग शहर में आकर काम करते हैं, बरोबर। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पढ़ने के बाद ये सोचते हो कि नहीं भाई हमें पूरे देश का विकास करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, तो उसकी शुरुआत पहले गांव से होनी चाहिए, तो हम जो है वो कोई गांव में जाकर हम काम करें, भले सरकार काम नहीं करती। ये थिंकिंग लोगों की होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती, बरोबर। जैसे गांव का डेवलपमेंट करना है तो वहां पर लोग पहुंचते ही नहीं है, वो एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, और जहां पर वो बैठकर काम करते हैं वहां जितना काम उन्हें मिलना चाहिए उतना मिल पाता नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट और सिंपल कहो तो भाई वर्कर्स की जहाँ पे मेन ज़रूर हो वहाँ वो इंसान पहुँच पाता नहीं है, और इसकी वजह से जो है वो दूर कोई जगह पर रहकर, दूसरी जगह पर रहकर वो इंसान बेरोजगार रह जाता है। अब मुझे जो है वो अगर सैलरी या कोई अच्छी जॉब मिलती है दिल्ली में, और यहाँ सूरत में मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बराबर, तो मुझे एक्चुअली तो दिल्ली जाकर काम करना चाहिए ना, लेकिन कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम की वजह से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, नहीं भाई वहाँ जाकर काम नहीं करना है, यहीं पे ही रहो। अब यहाँ काम नहीं मिल रहा तो क्या करें, बेरोजगार, बराबर ना। फिर यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयड बैठ कर मतलब रहकर जो है वो बैठ जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, ये भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। या कहो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब कहो जो बेसिक फैसिलिटी हर इंसान को चाहिए, नॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, ये सब जो है वो फैसिलिटीज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहते हैं। हमारे इंडिया में आज भी ये बहुत कमी है, इसलिए कोई इंसान अगर अपना डेवलपमेंट करना चाहता हो, अपना कोई नया वर्क, अपनी जॉब, अपना काम करना चाहता हो, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो इनकी वजह से भी वो इंसान बेरोज़गार बैठ जाता है और अपना काम नहीं कर पाता, बरोबर। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में दिया था। कोई गांव में रहने वाला इंसान है, उसे अपना बिजनेस शुरू करना है, गांव में ही अपना कोई कामकाज शुरू करना है, लेकिन गांव में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, रोड कच्चे बने हुए हैं, तो वो इंसान काम कैसे करे। उसकी इच्छा है वहाँ काम करने की कि भाई गाँव का डेवलपमेंट भी होगा और मेरा काम भी होगा, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। एक बेसिक है एग्जाम्पल, और नहीं कर पाता तो वो बेरोजगार रह जाता है फिर, बरोबर ना। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो तो इंसान खुद अपना डेवलपमेंट करे, खुद अपनी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, बरोबर। तो ये सब जो है वो हमने रीज़न देखे, ये सब बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर इन रीजंस के ऊपर वर्क किए जाए ना तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके, और करते हैं, सरकार ऐसा वर्क करती है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं करती, करती है। और सरकार क्या ऐसे मेजर्स करती है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, क्या ऐसे वर्क करती है, वो पॉइंट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।